अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़ारा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा खूबसूरत नावल है अहले मोहब्बत के रंग चुदा के एपिसोड नंबर 32 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। सर्द रात खामोशी से बीत गई और सुबह अपना दामन नूर से भरकर शहर में बेदार हुई थी। मशरिक से तलाई दायरा भी अभी आंखें खोलना शुरू हुआ ही था। पुरनूर में चमकती रोशनी ने शीशे की दीवार पर दस्तक दी थी। पर्दे हटे होने की वजह से रोशनी फैलती हुई बेड तक पहुंच गई। बेड पर सोए वजूद में ज़रा सी हरकत हुई और उसने धीरे धीरे बोझल आंखें खोली थी। छत की तरफ देखा, फिर तेज़ी से गर्दन इधर उधर घुमाकर रूम में नज़र दौड़ाई। तेज़ी से उठने के चक्कर में कमर और बाजुओं में तेज़ दर्द की लहर दौड़ी और शाकिर ने दांत पर दांत रखकर दर्द को दबाया। ताज़ा ज़ख़म इतना दर्द नहीं करता जितना वक्त बीतने पर कल रात तक वो ठीक था, लेकिन मुस्तफ़ा के टांके लगा देने के बाद से वह ज़ख़म दर्द कर रहा था। लेकिन वो तो शाकिर था जिसे अपने दर्द की कौन सी परवाह होनी थी। दर्द को दबाकर वो तेज़ी से उठकर बैठ गया। सर बोझल सा था और आंखें भारी। दवा का असर अभी उस पर छाया हुआ था। उसने खुद पर निगाह दौड़ाई। तन पर मुस्तफ़ा के कपड़े जो रात उसने बदले थे। शाकिर ने सोफे की तरफ देखा। कल जो जैकेट पहनी हुई थी वो भी नदार थी। वह सर झटक कर बेड से उठा। शुक्र है कि जूते नहीं फेंके थे डॉक्टर साहब ने। उसने अपने जूतों में बारी बारी पाँव डाले और जूते पहनकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने खड़ी हस्ती को देखकर वो अदब से सीधा तन कर खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वजदान साहब जो बस दरवाज़ा खोलने वाले थे, उन्होंने हाथ नीचे कर लिया और शाकिर को देखकर उनके चेहरे पर शफकत सी छा गई। वालेकुम अस्सलाम, ज़ख़म कैसा है तुम्हारा? वजदान साहब ने मुस्कुरा कर सलाम का जवाब दिया और उसके शाने पर एक हाथ से थपका। सच तो यही था, यह अक्खड़ सा उल्टी खोपड़ी का जवान मगर वुल्फ के बाद दूसरा उनका सबसे बहादुर सिपाही था। एकदम फिट। शाकिर ने मुस्कुराकर पलकों को खम्द करके जवाब दिया। शाकिर, बेखौफी अच्छी चीज़ है लेकिन एहतियात भी लाजिम होती है। उन्होंने संजीदगी से उसकी हल्की जर्द होती सूरत देखी। वो उसके लिए फ़िक्रमंद थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बॉस, आपसे ही ख़तरों से लड़ना सीखा है हमने। खौफ मुझे छू नहीं सकता। गर्दन भले तनी थी पर सामने खड़े शख्स के आगे आंखें एहतराम से झुकी हुई थी। तर्स, डर कभी कभी अच्छा होता है। वुल्फ के साथ रहते रहते तुम बिल्कुल वैसे ही होते जा रहे हो। बेहतियाती मत किया करो। उसका निडर होना पसंद था मगर फिर भी बोलते हुए हल्की से सर्जनिश भी थी। थैंक यू बॉस, पर मैं वुल्फ नहीं हूँ और ना उनके जैसा होने की मेरी ख्वाहिश है। बस उनके काम आता रहूँ, यही तमन्ना है। इस बार वो मुस्कुराती है। कभी कभी ये लड़का उन्हें हैरान कर देता था। अब भी उन्हें उस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ था। वुल्फ को उन्होंने हीरा तलाश करने की जिम्मेदारी दी थी और उसने कर दिखाया। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मुझे तुम सब पर फ़ख्र है। शानी तुम्हारे लिए परेशान थी लेकिन रात केस इतना ख़राब हो गया था कि बेचारे टाइम पर नहीं पहुंच सके। ज़रा सा शाकिर का कांधा सबका, फिर रात ना पहुंचने की इल्लत भी बताई। अब भी दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर वो बातें कर रहे थे। मुस्तफ़ा साहब ने अच्छे से इलाज कर दिया। शाकिर ने एकदम से अपना बाजू और कमर के पास देखा। मुस्तफ़ा ने टांके जानवर ही समझ कर लगाए थे। उसकी शक्ल देखकर उन्होंने अपनी मुस्कुराहट दबाई। नीचे चलो, शानी तुम्हारे लिए कुछ परहेज़ सा बना रही है। मुस्कुराहट दबाए हुए ही बोले और मुड़कर जाने लगे कि वह बोल पड़ा। बॉस, उनसे कहीं जहमत ना करें, मैं अब जा रहा हूँ। उनकी मोहब्बत और खलूस पर उसे शक नहीं था लेकिन वो फिर भी शर्मिंदगी से महसूस करने लगता था। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है और शानी को तुम खुद ही मना कर दो, संजीदगी से कहकर उन्होंने शाने झटके और कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। अब शाकिर की मजाल जो बचाकर शानी को मना कर सके। सर ढलकाकर वो भी उनके पीछे था। वजदान साहब के पीछे पीछे वो ढीले ढाले कदमों से सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया था। घर के सभी अफराद जाग चुके थे। वह वजदान साहब के पीछे पीछे लिविंग रूम में आ गया। यहाँ सोफे पर टांग जमाकर बैठे अखबार देखते मुस्तफ़ा को सलाम करता हुआ एक सिंगल सोफे पर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है? मुस्तफ़ा ने टांग पर रखी टांग सीधी की और हाथ में पकड़ा अखबार वजदान साहब की तरफ बढ़ाकर तशवीश से पूछा। वजदान साहब अखबार लेकर शाकिर के पास वाले सोफे पर ही बैठ गए थे। ठीक हूँ। आपने सबा को नहीं बताया ना? शाकिर की आवाज़ मध्यम थी। अपनी बहन के मामले में वो बहुत हसास था और सबा उसके लिए। अखबार खोलकर उसकी हेडिंग पर निगाह दौड़ाते हुए वजदान साहब हल्के से मुस्कुरा दिए। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मुझे उसके रोने की आवाज़ बिल्कुल नहीं पसंद। फिर से टांग पर टांग जमाकर एक बाजू सोफे की बैग पर फैलाकर वो ईजी सा होकर बैठ गया। शाकिर ने मुस्तफ़ा की शक्ल देखी और वजदान साहब होले से हंस दिए। मुस्तफ़ा ऐसी पोजीशन में बैठा अब ट्रे लेकर आती अनम को देख रहा था। होले होले चलती वो उधर ही आ रही थी। मुस्तफ़ा की निगाहों की गर्मी से ट्रे थामे हुए अनम की उंगलियां ज़रा सी लड़सी, कदम मन भर के हुए। पापा, चाय? वो कम हुई और ट्रे में रखे कप को पहले वजदान साहब की तरफ बढ़ाया। अन्नों के हाथ की चाय यानी बेहतरीन चाय। उन्होंने अखबार समेट कर साइड में रखा और मुस्कुराकर कहते हुए अनम का सर थपका, फिर अपना कप उठा लिया।
बेस्ट पापा के लिए बेस्ट ही चाय होती है। अनम का चेहरा उनकी तारीफ पर खिल गया। प्यार से कहकर सीधी हो गई। वजदान साहब से उसकी वालेहाना मोहब्बत की सबको खबर थी। वजदान साहब ने हंसकर कप होंठों से लगा लिया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मुस्तफ़ा उसी तरह बैठा लगातार अनम के खिले हुए चेहरे को देख रहा था। शाकिर बज़ाहिर सर झुकाए हुए था, मगर चोर नज़रों से कुछ दूरी पर बैठे मुस्तफ़ा को देखना वो नहीं भूलता था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था मुस्तफ़ा की हर हरकत को चोरी चोरी देखना। आपकी चाय? बड़ी मुश्किल से अनम ने मुस्तफ़ा के पास आकर ट्रे में रखा कप उसकी तरफ बढ़ाया। फिरोज़ी रंग के कुर्ते पजामे में दुपट्टा अच्छे से लपेटे वो गुलाबी सी हो रही थी। थैंक्स। कप लेते हुए उंगलियों को भी हल्के से छुआ था। अनम ने घबराकर उसकी तरफ देखा। मुस्तफ़ा के होंठों के गोशे पर हल्की सी मुस्कुराहट खिलकर मासूम हो गई। वह घबराकर तेज़ी से आखिरी बचा दूध का गिलास लेकर शाकिर की तरफ आई। ये मेरे लिए है। दूध का गिलास देकर शाकिर ने आंखें फैला फैलाकर दूध में तैरती अनवा इकसाम की अनजानी चीज़ें देखी। आज तक इतना सजा सजाया दूध कभी नहीं पिया था। सर उठाकर अनम की शक्ल देखी। अनम ने मुस्कुराहट दबाकर दूध उठाने का इशारा किया। शानी को अब भी देसी नुस्खे बना बनाकर मर्ज दूर करने का बड़ा शौक है, और वह नुस्खा परफेक्ट भी होता है। मुझे तो बहुत सूट करता था, क्यों पापा? चाय का घूंट भरते हुए मुस्तफ़ा ने शाकिर की बनती बिगड़ती शक्ल देखकर मुस्कुराकर कहा। और पापा से तायद भी चाहिए। उन्होंने मुस्कुराकर तायद में सर हिलाया। बरसों बाद मुस्तफ़ा ने बचपन की कोई बात याद की थी। उनकी आंखें खुशी से मुस्कुराईं। अच्छा, लेकिन क्या इसे पीना है? शाकिर ने गिलास उठाते हुए बहुत बेबसी से कहा। अजीबो गरीब पीला पीला सा दूध शक्ल से खतरनाक लग रहा था। मुस्तफ़ा के सोफे के पास खड़ी अनम खाली ट्रे सजाती शाकिर को देखती अपनी हंसी दबा रही थी। हाँ, अगर आनाकानी की तो शानी एक बार जड़ी बूटियों के फ़ायदे हवाले के साथ बताने शुरू हुई तो तुम्हें रात तक यहीं बैठे बैठे सब सुनने पड़ेंगे। मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट गहरी होने लगी। वजदान साहब का दिल खुशियों से भर गया। आज मुस्तफ़ा बरसों बाद बहुत खुश लग रहा था। उन्होंने उसे देखा, फिर अनम को। उसका भी चेहरा खिला हुआ था और आंखों में बच्चों से चमक। उनका दिल तमानियत से भर गया। और अगर वो नुस्खे नहीं सुने गए तो खाला फ़ौरन अपने फ्रेंड का सहारा ले बैठती हैं। और तुम्हें पता है, हमें सारे फ़ायदे के साथ साथ वो देसी दवाएं नाक बंद करके पीनी पड़ती थी। आपको याद है मुस्तफ़ा, बचपन में आपको सर पर खड़ा करके खाला हमें वो दवाएं देती थी। ट्रे सीने से लगाकर दोनों हाथों से पकड़े अनम पुराने ट्यून में बोलती गई, और उसे देखते हुए मुस्तफ़ा की भूरी आंखों में वालेहाना पंसा उतरा था। चाय पीते हुए वो उस पर मुश्किल से निगाहें हटा पाया था। शाकिर भी पूरी दिलचस्पी से दूध का ग्लास मुँह से लगाकर घूंट घूंट भरता अनम को देखते हुए सुन रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तुम दोनों को तो बस घूरी से नवाजा जाता था। भाई साहब का करारा हाथ तो मुझे ही खाना पड़ता था। इतने में मुर्तज़ा भी फ्रेश सा वहाँ आ चुका था और अनम की बात सुनकर उसने टुकड़ा छोड़ा। वजदान साहब जोर से हंस पड़े। मुस्तफ़ा बस मुस्कुरा दिया। अनम अनजाने में मुस्कुराते हुए सोफे पर बची हुई जगह पर मुस्तफ़ा के करीब ही बैठ गई। मुस्तफ़ा सीधा हुआ, खाली का हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा और इस बार टांग पर टांग जमाकर उस तरफ से सोफे की बैग पर बाजू फैलाया जिधर अनम बैठी थी। इसी तरह वो आराम से उसकी शक्ल देख सकता था। उसकी ये हरकत वजदान साहब ने मुस्कुराहट दबाते हुए खाली कप टेबल पर रख दिया। और पता है शाकिर, उनकी शानी को कोई इनकार करके तो दिखाए। भाई साहब फुल हिटलर वाले रूप में आ जाते हैं। मुर्तज़ा उसी तरह बोलता हुआ अपनी दोनों आस्तीनों को ऊपर चढ़ाते हुए शरारत से आकर मुस्तफ़ा के पास से बैठा था। जाने शरारत में क्या ये किया या जानबूझकर, लेकिन मुस्तफ़ा ने बुरा माने बगैर ज़रा सा खिसक कर उसके लिए जगह बनाई, पर वो अनम के और करीब हो गया। इधर मामा कहती और भैया अलिफ लैला वाले जिन की तरह हाजिर हो जाते और हम सीधे साधे बच्चे बनकर फ़ौरन काम पर लग जाते। सबसे ज़्यादा डांट मैंने और वासिक ने खाई है। दुआ लाडली थी और अन्नू बेहद प्यारी, तो बच्चे सिर्फ हम। मुस्तफ़ा का इतना अच्छा मूड था तो मुर्तज़ा की ज़बान को कौन रोक सकता था। शाकिर दिलचस्पी से सब सुन रहा था। दूध का मज़ा ख़राब नहीं था, इसलिए आराम से गले से उतर रहा था। वजदान साहब बस मुस्कुराते हुए साइड से अखबार उठाकर खबर पढ़ने में लग चुके थे। अब ऐसा भी नहीं था जितना तुम बता रहे हो शाकिर। बस बात इतनी थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि तुम तीनों शानी को परेशान करो, इसलिए कभी कभी मदाखलत करनी पड़ती थी। वो होले होले मुस्कुराता बड़े खुशगवार मूड में था। दोनों हाथों को दुपट्टे से खुश करती शानी भी वहाँ आ गई। उनके पीछे दुआ और सबा भी थी। शाकिर ने ग्लास टेबल पर रखते हुए एक एक निगाह दोनों को देखा था। दुआ का मुंह बना हुआ था उस होंडे को अपने घर के सोफे पर शान से बैठे देखकर। सबा अपना चश्मा आंखों पर फिट करती भाई की तरफ आई। मुस्तफ़ा नहीं होता तो मैं कभी तीनों को संभाल नहीं सकती थी, इतने शरारती थे तीनों। शानी बोलती हुई वजदान साहब वाले सोफे पर बैठी। दुआ अपने पापा के पास उनके सोफे के हत्थे पर टिक गई और सबा भाई के सोफे वाले हत्थे पर टिक गई, और सब एक साथ बैठे मुकम्मल फैमिली की तस्वीर बन गए थे। मुर्तज़ा ने चोर नज़र सबा पर ज़रूर डाली थी। भाई के कांधे पर बाजू रखे वो खम हुई ऐनक में से चमकती आंखों से सबको देख रही थी। वो कितनी खुश हो जाती थी, यहाँ आकर उसका चेहरा साफ बता रहा था। खाला, अब हम इतने शरारती बच्चे भी नहीं थे। क्यों दुआ, हम सीधी थी ना? अनम ने मसनूई खफकी से कहते हुए दुआ को उकसाया। और क्या, हम तो सीधी सादी प्यारी सी बच्चियाँ थी जितनी अब भी हैं। क्यों पापा? गर्दन अकड़ा कर कहा और झुककर वजदान साहब के गले में बाहें डालकर मासूम बनकर उनकी ताय चाही। सीधी सादे या चुड़ैल? शाकिर ने दिल ही दिल में सोचा और सर झटका। तुम सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो। तुम्हारी मामा ने बस मुझ पर बहुत जुल्म किए। वजदान साहब ने अखबार लपेट कर हाथों से रोल कर दिया और ज़रा सा गर्दन तिरछी करके शानी को छेड़ा। वहाँ मौजूद सबके होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई।
ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मैंने जुल्म किया? वजीब आप बातें बनाने लगे हैं। वही हुआ, शानी ने बुरा मानकर उन्हें देखा और उनके बाजू पर हल्के से हाथ मारा। मुस्तफ़ा तुम ही बताओ अपने वालिद मोहतरम को कि कौन जालिम था, मैं या ये? फिर गर्दन सीधी की और अपने सबसे बड़े हामी को वकील बनाने की कोशिश की। मैं क्या बोलूँ, उस टाइम तो मैं छोटा बच्चा था। मुस्तफ़ा ने कांधे उचकाकर अपना दामन बचा लिया। दो लव बर्ड्स के मामले में वो कभी नहीं बोलता था। अनम ने हंसते हुए अपने शौहर साहब के अंदाज देखे। शानी ने मुंह बनाकर उसके दाखाबाजी देखी। वह मुस्कुराता हुआ सर झुका गया। बाकी सब धीरे धीरे हंस रहे थे। लो, तुम्हारा वकील तो दामन झाड़ के। बस्तान साहब ने शानी का गाल नोचकर उन्हें छेड़ा और वह सब जोर से हंस दिए। देखो बच्चों, तुम सब तो जानते हो मैं एक पुलिस वाला हूँ। चोट वगैरह तो मुझे लगती रहती थी। ये जो दूध शाकिर को दिया गया ना, रोज़ मुझ गरीब को दिया जाता था, और अगर इनकार करूँ तो फ़ायदा बताने के साथ साथ इतने आंसू बहाए जाते कि मैं बेचारा झक मारकर वही काम करता। और ये जो वकील साहब बैठे हैं ना, इनका मुँह फूल जाता था कि आपने मेरी शानी को रुलाया। बस्तान साहब बोलते हुए लगातार शानी को छेड़ रहे थे। वो शर्मा सी गई सारे बच्चों की दबी दबी हंसी पर। बेटी कितनी बातें बनाने आ गई आपको, खुद तो बड़े सीधे थे ना, इतना रोब जमाते थे। शर्म से गुलाबी होती शानी को अनम बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। एकदम से उसने ज़रा सा गर्दन मोड़कर चंद इंच के फासले पर बैठे धीमे धीमे मुस्कुराते मुस्तफ़ा को देखा। उसे लगा कल यही जगह उसकी और मुस्तफ़ा की होगी जहाँ आज शानी और वजदान है। अनम इतना सोचती मसरूर हो गई थी। मुस्तफ़ा ने एकदम से उसकी तरफ देखा तो उसने सटपटाकर निगाह के साथ गर्दन भी सीधी कर ली। वह मुस्कुराया और फिर से सामने देखने लगा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मम्मा, मेरे पापा बहुत सीधे हैं, बहुत लविंग केयरिंग, प्यार से रोब झाड़ते रहेंगे होंगे। दुआ प्यार से वजदान साहब के गले में झूली और वजदान साहब ने बेटी को खुद से लगा लिया। बढ़िया है पप्पा की बच्ची। शानी ने बेटी को घूरा। मैं जानता हूँ मेरी मम्मा बहुत सीधी सी प्यारी बच्ची हैं, और कमिश्नर साहब रूड हीरो। ज़रूर इन्होंने रोब ही झाड़ा होगा। खामोश बैठा मुस्तफ़ा उठा और सेकंड्स में वो शानी के पास ज़बरदस्ती बैठते हुए उन्हें अपनी बाहों में ले चुका था। मुस्तफ़ा ने प्यार से भाई को देखा। चाहे तो फिर शानी का सबसे बड़ा हिमायती वही था। भाई के बाजू पर हाथ रखे बैठी सबा का मुंह बना। नालायक, अपने बाप को जालिम साबित कर रहा है। बस्तान साहब ने मसनूई खफकी से उसके सर पर चपत लगाई। मैं तो बस अपनी मामा की साइड ले रहा हूँ, अब आप जालिम हैं या नहीं ये तो भैया ही बता सकते हैं। शानी के सर पर ठोड़ी टिकाते हुए वो मुस्कुराता हुआ मुस्तफ़ा को देखने लगा। उसने बस घूरी दी और सब हंस दिए। सबा और शाकिर भले चुप थे, लेकिन सबकी बातों को पूरी दिलचस्पी से सुनते हुए लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। सुबह सुबह ही शुरू हुई ये महफिल ऐसी ही लिविंग में जमी रही थी। कमिश्नर बस्तान के लिविंग से उठती हंसने बोलने की आवाज़, सब की आवाज़ें गूंजते हुए तोरे दीवार को सरशार सा कर गई थी। तलाई सूरज चमचम करता नीले आसमान को सुनहरी रंग में रंग गया, और सर्द हवाओं की सरमा धीरे धीरे कम होती फिजा को गर्मी बख्शना शुरू हो चुकी थी। अजलाल मेंशन की इमारत में भी सुबह तलू हो चुकी थी, और घर के मालिक भी बेदार होकर डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे हो चुके थे। लोग बेतार थे, रोज़ की तरह अपनी अपनी ज़िंदगियों में गुम होने के लिए तैयार थे, लेकिन एक सोज, एक तनाव में इसके इर्द गिर्द मौजूद बैठे अफराद को अपने आप में जकड़े हुए था। अफशीन बेगम ग्रीन कलर के सूट में रोज़ की तरह ताज़ा दम थी, पर आंखें उनके मेकअप के बावजूद भी सूजी हुई खाली खाली से थी। नफासत से छुरी और कांटे की मदद से ऑमलेट का टुकड़ा करती वो साकित थी। उनके करीबी सरबराही कुर्सी पर गहरे रंग का सूट पहने ऑफिस के लिए पूरी तरह तैयार अजलाल खान ज़्यादा घूंट फ्रेश जूस का सिप लेते, बार बार अफशीन की तरफ देख लेते और फिर कहीं गुम हो जाते। सामने वाली दो कुर्सियों पर एक पर आयशा बैठी थी। वाइट ढीली आस्तीनों वाली टॉप और नीली जीन्स कल के बनिस्बत वो आज पुरसकून लग रही थी। गर्दन में अकड़ भी थी। उन सब में सबसे ज़्यादा बेजारी अरीबा के पूरे वजूद पर छाई हुई थी। टीपिंग फ्रॉक टॉप और वाइट पैंट में तैयार फ्रेश तो थी, मगर उदासी से उसके चेहरे पर छाई हुई थी। भूरी आंखों में चुभन का एहसास बार बार होता और वो होंठ भींच रही थी। कल किस्तान किस सिलसिले में से आया था? अचानक असलाल ने पूछा और सब अपने अपने खौल से बाहर निकल आए। अफशीन ने सर उठाया। आयशा की समात उनकी तरफ होगी और अरीबा ने बेचारे से पाप की शक्ल देखी। किस सिलसिले में आया था आपका लाडला? जूस का सिप लेकर फिर से पूछा। रात वो आया तो अफशीन ने खुद को दूसरे रूम में मुकीद किया हुआ था, इसलिए वो पूछ नहीं पाए थे। अब जो उन्होंने फिर से सवाल किया, आयशा और अरीबा ने पहले उनकी फिर अफशीन की शक्ल देखी। मैंने बुलाया था, बहुत दिन हो गए थे मिले हुए उसे। धीरे धीरे ऑमलेट चबाते हुए उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया। निगाहें प्लेट पर जमा दी। वो नहीं चाहती थी अजलाल को उनकी आंखों का खाली पर नजर आए। आपने उससे पूछा नहीं कि उस लड़की को उसने इस हॉस्पिटल में क्यों रखा? अजलाल खान सत्ता के कुछ कहने से पहले ही आयशा तेवरी चढ़ाकर बरहम सी हुई। उसकी गैर मौजूदगी में जिस्तान आया था, वरना वो ये सवाल उससे ज़रूर करती। अरीबा ने अबरूज खाकर मुंह बनाया, फिर शाने छटके और अपना नाश्ता ख़त्म करने लगी। अफशीन ने सिर्फ निगाह उठाई। जैसे तुम्हें रखने की सिफारिश पर वो कुछ नहीं बोला था, वैसे उसकी मर्जी के काम में कुछ नहीं बोल सकती। अपनी ज़ातियात में यज़दान मेरी भी दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त करता। तुंदी से जवाब देकर उन्होंने मुश्किल से ऑमलेट चबाया। ऐसा लग रहा था कोई कड़वी चीज़ खा ली हो, जिसे चबाना मुश्किल था। आयशा के जबड़े तने और अजलाल खान ज़्यादा इस्तेहज़ाइया मुस्कुराए। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तुम्हें तो वो कोई कैटेगरी में शामिल ही नहीं रखता अफशीन बेगम। अफशीन ने झटके से गर्दन मोड़ी और काटतार निगाहों से उनकी मक्कार शक्ल देखी।
माँ हो तुम, लेकिन एक बात उससे मनवा नहीं सकती। घूंट घूंट भरकर खाली ग्लास टेबल पर रखकर टिश्यू से होंठ थपथपाकर उन्होंने गुलाबी होती अफशीन की आंखों में देखा। आप भूल रहे हैं खानज़ादा साहब, आपसे शादी करने के बाद ही मेरी बात ना मानने वाली कैटेगरी में उसने मुझे रखा था। अफशीन का भी अंदाज उससे कम नहीं था। रोज़ का वही ड्रामा, तो ना करती शादी। आयशा ने भी ना कर सोचा और अपना जूस का ग्लास उठाकर नज़ाकत से लबों से लगा लिया। अरीबा सबसे बेपरवाह बनी बस खाने में मसरूफ थी। बचपन से लेकर जवानी तक वह इन सब बातों की इतनी आदी हो चुकी थी कि अब जिस दिन ऐसी बातें ना हों तो अजूबा लगता है। पीछे खड़े मुलाजिम कान बंद के उनके नाश्ते से फारिग होने के मुंतज़िर थे। तुम्हारी अपनी चॉइस थी, मैंने कोई जोर नहीं दिया था। उन्होंने अफशीन को तपाया, फिर बात पलटकर संजीदा हो गया। बहरहाल उससे कहो आप शादी के लिए हाँ कर दें। मैं जल्द से जल्द आयशा की शादी उससे करवाना चाहता हूँ। आयशा की आंखें चमक के बाप को देखा, फिर अफशीन को बेपरवाह अरीबा ने भी दिलचस्पी से माँ बाप को देखा। वाह, एक नया एडवेंचर होगा। मम्मा और पापा और भैया की दुश्मनी देखना। देखो इस बार किसकी होगी, हार किसकी होगी। भैया की शादी इज़ी से और वो मान जाएंगे। अरीबा ने आंख में घी डालने के लिए दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बगल में बैठी आयशा को देखा। तुम बच्ची हो अरीब, बड़ों के बीच में मत बोला करो। आयशा कुछ बोलती कि अजलाल खानज़ादा ने उसे टोक दिया। वो कांधे चटक कर फिर से बेनियाजी अख्तियार कर गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मैंने बात की थी किस्ती से और उसने इनकार कर दिया। एक बार इनकार कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे मना नहीं सकती। आप भी बात कर लें, शायद आपकी सुन लें। अफशीन ने आराम से अपनी बात पूरी की और अजलाल खानज़ादा को शोलों के हवाले कर दिया। उधर आयशा के कानों में बस इनकार कर दिया की तकरार गूंजने लगी। चेहरा अहानत से सुर्ख पड़ने लगा। झटके से ग्लास मेज पर पटका और पूरी जारहियत से कुर्सी पीछे खिसकाकर उठ खड़ी। मार्बल के फर्श पर कुर्सी के पाए की रगड़ बड़ी नागवार थी। मुलाजमी ने झुके हुए सर के साथ एक दूसरे की शक्ल देखी। आयशा सबको नज़रअंदाज करती हील की टक टक फर्श पर बजाती डाइनिंग रूम से निकल गई। उसने इनकार कर दिया और तुमने मान लिया। अब तक खामोशी से आयशा को जाते देखकर अजलाल खानज़ादा जहरीली मुस्कुराहट के साथ अफशीन से मुखातिब हुए। कहा ना उसने इनकार कर दिया, मेरा कोई कसूर नहीं। आप बात कर लें, शायद आपकी मान जाए। ठंडे लहजे में बोलते हुए कांटे और छुरी प्लेट में रखकर वह नज़ाकत से ग्लास उठाकर पुश्त कुर्सी से लगाकर छोटे छोटे सिप लेने लगी। तुम्हारे बेटे के मुंह में मैं नहीं लगना चाहता। सारे सर्कल में मुझे बदनाम कर डाला है। कौन सी आवारगी है जो वो नहीं करता। काम के नाम पर एक ऑफिस खोल रखा है जहाँ दुनिया भर के निखट्टू नाकाम नौजवानों को भरकर उन्हें मार्शल आर्ट सिखाता है। अजलाल खानज़ादा गुस्से से फट से पड़े। अफशीन ने बस उन्हें देख रही थी। पापा, भैया डॉक्टर है, वो पार्ट टाइम मार्शल आर्ट सिखाते हैं। अलबत्ता अरीबा ने बुरा माना और यज़दान की हिमायत करते हुए वजाहत की। डॉक्टर और वो, उन्होंने जिससे मजाक उड़ाया था। कभी कोई सर्टिफिकेट देखा है तुमने उसका? हॉस्पिटल जा रही हो, कभी किसी मरीज़ का इलाज करते देखा है तुमने? कोई कहता है तुम्हारा भाई डॉक्टर है? वो माँ बेटी दोनों को देखते हुए उस लहजे में बोल रहे थे। वो दोनों बस नागवारी से उनकी बात बर्दाश्त कर रही थी। वो सिर्फ एक गुंडा है और सिर्फ एक गुंडा। बाप कमिश्नर है तो जेल नहीं जाता, वरना आए दिन मारपीट के मामले में सुनता रहता हूँ। अरीबा को देखते हुए अपनी बात मजबूती से कहकर उन्होंने मोबाइल उठाकर चेक किया। कुछ पैगामात आने की रोशनी जगमगा रही थी। जब वो इतना ख़राब है ना तो फिर क्यों अपनी बेटी उस गुंडे को देना चाहती हैं? जीने दें उसे अपनी ज़िंदगी। अफशीन की सर्द आवाज़ पर अजलाल खानज़ादा ने अबरू उठाकर उनकी जब्त करती शक्ल देखी। ये सब तुम्हारे बाप का किया धरा है। आवाज़ सर्द थी और आंखों में काट। मेरे बाबा की वजह से तुम आज इस जगह पर खड़े हो अजलाल खानज़ादा साहब। बात बाप तक गई और अफशीन के बर्दाश्त जवाब दे गई। ग्लास टेबल पर रखा और उनकी आंखों में अपनी ग्रे आंखें गाड़ कर उन्हें वह एहसान याद दिलाया जिसकी वजह से अजलाल खानज़ादा ताकत के पहाड़ पर खड़े थे। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? एकदम से उन्होंने पेंतरा बदला और अफशीन लब भींच कर पीछे हो गई। मामू थे वो मेरे, एहसान है उनका मुझ पर। लेकिन ज़रा सोचो अफशी कि उन्होंने अपने भांजे और दामाद पर यकीन नहीं किया जो सब कुछ नवासे के नाम करके चले गए। एहसान से खार खाने और दबने की असल वजह यही तो थी। अफशी दिल ही दिल में तंज से हंसी। आई डोंट नो, बाबा को जो सही लगा होगा। कांधे झटक कर कहते हुए उनकी आवाज़ धीमी थी। खैर, मुझे घी टेढ़ी उंगली से निकालनी आती है, वो बोले और अफशी ने ऐसी नज़रों से उन्हें देखा कि वो पहले गड़बड़ा से गए, फिर संभल कर उसे शातिराना चमक आंखों में लेकर उनसे मुखातिब हुए। ज़रा सोचो अफशी, आज से शादी हो गई तो उस कमिश्नर और उस औरत से तुम अपनी सारी ज़िंदगी का बदला ले लोगी। ये ऐसी हार होगी जो ज़िंदगी भर तुम्हें उनकी तड़प से सुकून देती रहेगी। तुम अपना यज़दान उनसे वापस पालोगी। वो मक्कारी से बोलते हुए अफशीन के दिलो दिमाग में फिर से वही आग जला रहे थे जिस आग को कमिश्नर और उसकी बीवी के दिल में सुलगाने की उनकी बरसों की तमन्ना थी। अफशीन ने अजलाल की तरफ देखा। उनके चेहरे पर ख़तरनाक मुस्कुराहट थी। सब ठीक सही, लेकिन यज़दान को मनाना मेरे बस की बात नहीं। वह नर्म हो गई। मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ अजलाल। कल वो हर रिश्ते से साफ इनकार कर चुका है और आप जानते हैं उसका इनकार इकरार में नहीं बदलता। वह थके थके अंदाज में उठी और बहुत तेज़ी से वह उनकी निगाहों से दूर हो गई। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। पापा, एक आइडिया बताऊँ? अफशीन को जाते देखकर अजलाल के संजीदा चेहरे को देखते हुए अब तक खामोश बैठी अरीबा राजदारी से उनकी तरफ झुकी और उन्होंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मासूम से नजर आने वाली मगर उनकी शरारती और एडवेंचर की शौकीन बेटी।
तुम्हें इन मामलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। बेटी से बोलते हुए उनका लहजा नर्म सा हो गया। पापा सुन लें, आपके फ़ायदे की है। उसी तरह उन्हें देखती वो आंखें नचाकर बोली। उन्होंने भवें सुकेड़ कर उसका चेहरा देखा। आप दादी को बुलवा लें, वो आई तो खुद ब खुद सारी मुश्किल हल हो जाएगी। अरीबा के मंजिल से बोलने पर असलाल खान दादा के चेहरे पर उलझन भरी उभरी। अरीबा शरारत से मुस्कुराई। दादी आई तो मैं और रायसा पहुंच ही रहेंगे उनसे मिलने, फिर सोचें क्या उन्हें। वह अरीबा थी, अपने फ़ायदे के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी। उस तरकीब से वह कमिश्नर बस्तान के घर जाने का बहाना तलाश नहीं करना पड़ेगा। असलाल खान दादा कुछ देर उसकी शक्ल देखते रहे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दिए। ठीक बोल रही हो ना पापा? उनके चेहरे से लग रहा था वो मान गए। अरीबा दिल ही दिल में खुशी से उछलने लगी। देखा जाएगा, अभी मैं कुछ और सोच रहा था। हाथ बढ़ाकर उसका गाल थपका और उसी तरह से मुस्कुराते हुए वो कुर्सी पीछे खिसका कर उठ गई। अरीबा भी गहरी सांस लेकर उठ गई। उनका उठना था कि मुलाजिम हरकत में आगे वो अपने वफादारों के हमरा निकले, तो अरीबा भी खुशी से खुद भी उठ गई। तुम्हें हासिल करना ही मेरा मकसद है मुर्तज़ा बस्तान, और मैं कुछ भी करूँगी मगर तुम्हें अपना बना कर रहूँगी। ख्यालों में वो मुर्तज़ा से मुखातिब हुई और अपना मोबाइल उठाया, सॉन्ग चलाया और कानों में लगे ईयरफोन में आवाज़ गूंजने लगी। और फिर धीरे धीरे झूमती हुई वो हॉस्पिटल जाने के लिए बैरूनी दरवाजा। सुनहरी धूप लॉन के हर तरफ फैली हुई बाहर से समा बांधी होती। गेट खुला, लाल बत्ती लगी, गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वासिक बस्तान को साहब को लेने आ पहुंचा था। गाड़ी से उतरकर उसने कलाई उठाई और घड़ी में वक्त देखा। वो राइट टाइम से कुछ पहले ही पहुंच गया था। इसी बहाने दुआ से मुलाकात हो जाएगी। चेहरे पर मुस्कुराहट खिली हुई थी और आंखों में रोशनी से अंदर से बातों की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वासिक के कानों को ये आवाज़ें बड़ी भली लगी। महीनों बाद घर के दरो दीवार खुशपाश से लग रहे थे। वो धीरे धीरे चलता अंदर आ गया। सभी लिविंग में महफिल जमा कर बैठे हुए थे, लेकिन उसकी निगाह सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर गई थी जहाँ सिंगल सोफे पर शाकिर बैठा हुआ था और उसके साथ वाले सोफे पर बस्तान साहब के सोफे के हत्थे पर दुआ बैठी हंस रही थी। शाकिर उसे देख रहा था। वासिक के सीने में कहीं एक चिंगारी भड़की और कुछ सुलगना शुरू हुआ था। अभी तक सिर्फ ऑफिस और काम तक शाकिर शरीक था, आज उसने घर में भी रसाई हासिल कर ली थी। तुम जाना मत शाकिर, आज नाश्ता खाना सब तुम्हें यहीं करना है, सुन लिया? शानी बड़े प्यार से हुक्म देती उठी थी। वासिक पर उनकी निगाह नहीं पड़ी। जल्दी में उनका रुख अब किचन की तरफ था। वासिक को बुरा सा लगा। उधर शानी के हुक्म पर शाकिर ने मुस्तफ़ा की तरफ मुड़कर देखा। उसने बस कंधे उचका दिए। वासिक लब भींच कर आगे बढ़ा। आओ वासिक, ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मुस्तफ़ा उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। सबके साथ ही दुआ ने भी फ़ौरन उसकी तरफ देखा। वह सलाम करता उधर ही एक तरफ खामोशी से आकर बैठ गया। शाकिर ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन सबा ने हाल चाल पूछा था। मैं भी तैयार हो जाऊँ अब? बस्तान साहब महफिल छोड़कर सबसे पहले उठे और अपने रूम की तरफ बढ़ गए। मैं तैयार होकर आता हूँ। उनके चाहते ही मुस्तफ़ा भी खुश दिली से कहता एक नज़र अनम पर भी डाल चुका था। इस निगाह का मफहूम समझकर अनम ज़रा सी गड़बड़ाई। मुस्तफ़ा मुड़कर अपने रूम की तरफ बढ़ा था तो उसने टेबल से कप्स और खाली ग्लास उठाकर ट्रे में रखे और सबकी तरफ देखा। मुर्तज़ा वासिक से कुछ पूछ रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। सब अब बस्तान साहब वाली जगह संभाल कर दुआ के साथ बैठ गई थी। शाकिर मोबाइल में गुम था। वह तेज़ी से उठी और किचन में जाने के बहाने से लिविंग से निकले। किचन की तरफ आते हुए उसने स्टेप चढ़कर ऊपर जाते मुस्तफ़ा को देखा और किचन में खड़ी मुलाजमा के साथ शानी को भी। वो मसरूफ़ सी थी। एक बार फिर सीढ़ियों की तरफ देखा। मुस्तफ़ा आखिरी सीढ़ियाँ पार करके जा चुका था। एकदम से दिल ने ऐसा मजबूर किया कि वो ट्रे एक तरफ रखकर बहुत तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। मसरूफ़ से शानी ने गर्दन तिरछी करके जाते हुए अनम के फरोज़ी आंचल को देखा और बहुत ही पुरसकून मुस्कुराहट उनके चेहरे पर खिल गई। हाथ में थमी प्लेट वहीं काउंटर पर रखी और वो खुद भी किचन से निकल आई। जब तक वो बेडरूम में नहीं जाएगी बस्तान ऑफिस के लिए तैयार नहीं होती थी। अपने बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए वो होले होले मुस्कुराती बहुत खुश नजर आ रही थी। क्या सोचकर इतना मुस्कुराया जा रहा है डॉक्टर साहिबा? बस्तान साहब उन्हीं के मुंतज़िर बेड के पास खड़े दराज से फाइल निकालते हुए उनकी सरशार शक्ल देखकर होले से मुस्कुराए। वजी मैं बहुत खुश हूँ। कितनी जल्दी मुस्तफ़ा ने अनम को शाहजान बना डाला। वो वाकई अपने पापा से 10 कदम आगे चलता है। वो खुशी से खिली खिली बोलती सर से दुपट्टा खोलकर कांधों पर रखती उनके कपड़े निकालने के लिए अलमारियों की तरफ बढ़ी थी। बस्तान ने भवें सुकेड़कर उनकी पुष्ट पर लहराती चोटी देखी और फिर मुस्कुरा दिया। छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाना और छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाना अब तक नहीं छूटा था। आपको मालूम है वजी, अनु बगैर किसी दबाव के मुस्तफ़ा के पीछे गई है। उसे देखकर मुस्तफ़ा कितना खुश होगा। कितने दिनों बाद वो इतनी देर हमारे पास बैठा, पुरानी बातें याद की और हंसता मुस्कुराता रहा। आपने महसूस किया वजी वो खुश रहने लगा है, हंसने लगा है, मुस्कुराने लगा है। उनकी वर्दी वाला हैंगर निकालकर हथेली वर्दी पर फेरते हुए वो अभी मुस्तफ़ा और अनम में खोई हुई थी। वो बस फाइल के पेज उलटते पलटते उनके खुशी से चमकता चेहरा गाहे बगाहे देख लेते थे। वजी आप सुन रही हैं ना? वो कुछ नहीं बोले तो शानी ने खफा से होकर उनको देखा। माय लव, ऐसा कभी हुआ है मैं आपकी बात ना सुनूं? फाइल अपने बैग में डालते हुए वो शानी को देखते हुए मोहब्बत से पूछते थे। वह हल्के से मुस्कुरा दी। वर्दी वाला हैंगर लेकर वॉशरूम तक गई और वहाँ उनके कपड़े रखकर वापस रूम में आ गई। वह बैग रखकर अपना स्वेटर उतार रहे थे। वजी हम दोनों का वलीमा कर देते हैं ना, है ना? शानी कुछ ज़्यादा ही खुश थी। वजदान ने उनका पुरजोश अंदाज देखा। अभी नहीं, मुस्तफ़ा ने मना किया। स्वेटर उतारकर शर्ट के बटन खोलते हुए उन्होंने नरमी से इनकार करते हुए वजह बताई। शानी ने ठंडी सांस भरी।
वो उनके करीब आ गए और खुद ही उनके शर्ट के बटन खोलते हुए चेहरा उठाकर उन्हें देखते हुए उससे जोश से बोलना शुरू किया। बेटी, आप उसे कुछ दिन की छुट्टी क्यों नहीं दे देते सारे काम से? उसी इसीलिए इतने प्यार से करीब आ गई मैडम, ताकि फरमाइश शुरू कर सके। वह होले से मुस्कुराए। आपके हॉस्पिटल में काम करता है, आप जाने। चुपकर उनकी नाक पर हल्के से काटते हुए वह शरारती से हुए। बची। शानी ठटकी और उन्होंने हल्का सा कहका लगाया। उनके खुले सीने पर हाथ मारकर वो रूठ कर बोली, कुछ दिन की छुट्टी दें उन्हें। मुस्तफ़ा और अनु कहीं घूमने चले जाएं। शादी को इतने दिन हो गए, वह दोनों एक साथ कहीं नहीं गए। पछतान ने मुस्कुराते हुए उनकी रूठी हुई शक्ल देखी। हम शादी के कितने दिन बाद हनीमून पर गए थे। उनकी कमर में दोनों हाथ डालकर करीब करते हुए उनकी आंखों में रोशनियां से फूट रही थी। इसमें हमारी बात कहाँ से आ गई? शानी ने मसनूई खफकी से उन्हें घूरा, शर्ट को दोनों हाथों की मुट्ठी में जकड़कर अपनी नाराज़गी जताई। क्यों, हमारा हनीमून भी तो रह गया है। आपने तो मौका ही नहीं दिया हनीमून पर जाने का। बंदा बच्चे भी मुंतजिर है हनीमून मनाने का। उन्होंने शानी की कमर को झटका दिया। अब उनके खुले फुलादे सीने से आ टकराई। पछतान ने कमर पर गिरफ्त और सख्त कर दी। उनकी हरकत पर शानी खफा हुई, फिर गाल तपे से थे। साल भर में मुर्तज़ा गोद में आ गया, फिर दुआ और अनो भी साथ थी, और ऊपर से जिद, डॉक्टर तुम्हें ज़रूर बनना है। इसमें हनीमून का टाइम कब निकलता था? शानी के गाल गुलाबी से होने लगे। निगाहें पुरशौक निगाहों की चमक से झुक गई। शर्ट के खुले कॉलर पर उंगलियां फेरते हुए वो झींपी हुई सी थी। वजदान उनकी इन्हीं मासूम अदाओं पर तो मरते थे, अब भी बेकरार होकर उनकी गर्दन पर झुक गए। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हाँ, तो एक बार बच्चों की जिम्मेदारी अदा हो जाए। आपके साथ मुझे हनीमून पर जाना ही है। हनीमून पर आपको आपके गाज़े से मिलवाऊंगा। शानी की गर्दन पर चुके वो मदहोश से हो रहे थे। हाँ, लोग कहेंगे बुढ़ा बुढ़ी पागल हो गई हैं। उनकी बेताबी से घबराकर उन्होंने वजदान को दूर करने की कोशिश की। वजदान ने चेहरा उनकी गर्दन से हटाकर उनकी शर्माई हुई प्यारी सी सूरत देखी। आपके फेवरेट हीरो शाहरुख खान से कुछ साल छोटा ही हूँ मैं, और वो इसी उम्र में भी रोमांस लड़ा रहे हैं, और आप तो माशाल्लाह। उन्होंने शरारत से कहते हुए गहरी निगाहों से देखा। उनकी घूटी शानी उनकी नज़रों की तपिश से सिमटी थी, और वह दिलकशी से मुस्कुराए। अल्लाह ने तो उस मासूम लड़की को कहीं से चेंज ही नहीं किया। वो वैसे की वैसी ही है, तो फिर कैसे बुढ़ा बुढ़ी? हम जवान हैं और जवान रहेंगे। देख लेना, मैं तो अपने पोता पोतियों नवासा नवासी के होने के बाद भी ऐसे ही आपको प्यार करता रहूँगा। दीवानों की लिस्ट में नाम लिखवाना है मुझे। वजी। उनके बेसरो पैर के बाद शानी खफा ना रह सके। वो ज़ोर से खिलखिलाई और उनकी वालेहाना निगाह उनके चेहरे पर ठहर गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अनम ने झिझकते हुए खुले दरवाजे पर हाथ रखकर धक्का दिया। दरवाज़ा खुला और ड्रेसिंग की तरफ जाते हुए मुस्तफ़ा ने मुड़कर होले होले कदम उठाकर अंदर आती अनम को देखा। बार बार चेहरे पर चोटी से निकल कर आ जाती कर्ली लट को कान के पीछे करती वो बहुत नर्वस सी लग रही थी। मैं आपके कपड़े निकाल दूँ? उसका मुड़कर देखना था कि बहुत नर्वस सी होकर उसने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए निगाहें फर्श पर गाड़ कर पूछा था। वो मुस्कुराता हुआ कदम कदम चलता उसके करीब आया। एक उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे रखकर अनम का चेहरा झुका, चेहरा उठाया। अनम के गाल गुलाबी से हुए और पलकें बंद हो गई। इतनी नर्वस क्यों हो रही हो मेरी जान? बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारा हक है मुझ पर। कोई गलत काम तो नहीं है रूम में आना जो इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें? वो पूरी दिलचस्पी से बंद पलकों की लर्जिश देख रहा था। उसकी पलकों की तरह कुछ ऐसे तलातम उसके सीने में भी मच रहा था। घबराहट का सबब पहाड़ सा सामने है, और कह रहे हैं घबरा क्यों रही हो? बंद आंखों से अनम ने सोचा, लेकिन ज़बान में जुर्रत नहीं थी। कपड़े निकाल दो मेरे अनम। मुस्तफ़ा वह झुका और पूरी शिद्दत से उसकी ठोड़ी चूमकर सीधा हो गया। अनम ने धीरे धीरे पलकें उठाईं। उफ, मुस्तफ़ा की भूरी आंखों की चमक। वो बुरी तरह से शर्माकर उसकी साइड से निकलकर दौड़ते कदमों से ड्रेसिंग में भागी थी। ड्रेसिंग में घुसते उसने शीशे के डोर से टेक लगाकर अपने सीने पर हाथ रखकर तेज तेज चलती सांसों को दुरुस्त किया। दिल था जैसे कानों में धड़क रहा था। आंखें खोलकर छत की तरफ देखा और लब शर्मीली मुस्कुराहट से सच गए। एक तरफ बनी अलमारियों के स्लाइड डोर खोलते हुए दिल धड़ धड़ कर रहा था, लेकिन लबों पर निगोड़ी शर्मीली मुस्कुराहट थी कि होंठों को घिराए की हुई थी। उफ, मुस्तफ़ा इतने बेबाक हैं कि तो मेरी जान ही निकाल देंगे। उसके कपड़ों को देखते हुए वो तेज़ आवाज़ में बुड़बुड़ाई। अव्वल तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बेबाक हूँ, वरना तुम खुद जानती हो बरसों तुमने मुझे पत्थर दे रखा है। संजीदा मगर मुस्कुराती आवाज़ ने अनम के होश फिर से मुंतशिर कर दिए। हाथ ही क्या, पूरा वजूद लरसा। वो ड्रेसिंग का डोर बंद करता अंदर आया और अनम का दिल उछलकर जिससे हलक में धड़कने लगा। मुस्तफ़ा के क्लोन की महक अनम के साथ पूरी ड्रेसिंग को अपने घेराव में ले चुकी थी। दूसरे ये कि मानता हूँ मैं जालिम हूँ, बट इतना भी नहीं कि उसकी जान निकालूं जिसकी जान से मेरी जान जुड़ी हुई है। उसके पीछे आकर खड़े होते हुए खूबसूरत लबों लहजे अनम के कानों में जैसे रस्सा खुला। अनम के शानों पर हाथ रखकर उसने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। वो तो बस ऐसे ही, निगाहें उठाकर कहना था, मगर बहुत मुश्किल था। उन बुरी आंखों का सामना करना। पलकें फिर से गिर गई। मुस्तफ़ा ने फिर से उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊंची कर दी। और आखिरी बात, तुम्हारी जान निकालूंगा, मगर अपने प्यार में तुम्हें गर्क करके, होले होले डूब डूब कर उभरते हुए। वो झुका और उसने उसके गालों पर अपने लब रख दिया। अनम के गालों पर दो अंगारे से चिपक गए। मुस्तफ़ा प्लीज़। बंद आंखों से जैसे फरियाद की और वह गहरी सांस लेकर सीधा हो गया। अनम की हालत ख़राब हो रही थी। अभी बात पर उठा लेता हूँ, पर ख़ुद को तैयार कर लो अनम। मुस्तफ़ा मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करनी है तुम्हें। मैं किस तरह का बंदा हूँ ये तुम जान लो। ये ना मुझे अच्छी नहीं लगती। गॉट इट?
अनम को अपनी गहरी निगाहों में भरे वो भारी आवाज़ में बोला और अनम ने पलकों की झालर उठाकर देखा। मुस्तफ़ा संजीदा था पर सख्ती नहीं थी। इस तरह मत देखो माई लाइफ, ये प्यार वाली तंबी है। अनम की आंखों में सहमा सा वो मासूम तासुर मुस्तफ़ा ने उसके दोनों गाल छूकर जिसे चमका रहा था। मुंह बनाकर मुड़कर फिर से उसके लिए ड्रेस निकालने लगी। एक एक ड्रेस देखते हुए वो सोच रही थी उसे आज तक पता ही नहीं था मुस्तफ़ा को कौन से रंग पसंद थे, क्या बुरा लगता था। मुस्तफ़ा कौन से कपड़े निकालूं? परेशान से धड़ धड़ से हैंगर हटाते निकालती, फिर देखती और फिर हैंग कर देती। मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए उसकी परेशानी दिलचस्पी से देख रहा था। ये पीच कलर वाली शर्ट निकालूं या ये ग्रे वाली? दो शर्ट वाली हैंगर निकाल कर वह मुड़ी और बारी बारी उसके सामने लहराते हुए बच्चे खासी परेशान थे। मुस्तफ़ा ने उसके हाथ से दोनों शर्ट वाली हैंगर लेकर वापस अपनी जगह पर हैंग कर दिया और फिर अनम के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तो सुनो अनम, मुझे अपना काम करने की खुद आदत है, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरा दिल भी कहने लगा है कि मेरी बीवी वैसे ही मेरे छोटे मोटे वो काम अंजाम दे जैसे शानी पापा के लिए करती है। हम बाप बेटा बिल्कुल एक जैसे हैं। हमें अपनी बीवियों काम के बहाने मोहब्बत वसूल नहीं होती है, वरना ये काम हम खुद कर सकते हैं। अनम की काली आंखों में झांकते हुए वो पहली बार अनम को सिर्फ शक्ल से ही नहीं नीचे से भी वजदान साहब जैसा लगा। पापा बहुत नरम दिल है, बिला वजह डांटते नहीं है। होंठ लटकाकर शिकवा किया गया मुस्तफ़ा होले से ऐसा। घबराओ मत, तुम्हारे लिए मैं वैसा ही हूँ। उसके दोनों हाथ एक हाथ में जकड़ कर दूसरे हाथ से उसकी नाक चुटकी में दबाकर हिला दी। लेकिन मैं खाला जैसे नहीं हूँ, आपका आइडियल है खाला। ना मैं उनकी जैसे साबिर हूँ, ना मुझ में कोई सलीका है। काम करने में भी मेरी जान जाती है, खाना बनाने में भी ज़ीरो हूँ। मुस्तफ़ा की प्यार छलकाती आंखों में देखते हुए अनम बहुत फिक्रमंद सी होगी। उसके ख्याल में शानी से सिर्फ उसने नक्शा लिया था, वरना आदतें उसकी एकदम जुदा थी। नहीं, तला नहीं है मेरे लिए, शानी की गोद में थी, तुम तब से देखता आ रहा हूँ। उसकी फिक्रमंदी पर फिर हम शायान और गाजिर जैसे कहाँ हो पाएंगे? वो और भी परेशान होंगे। मुस्तफ़ा को हंसी दबानी मुश्किल हुई। गुजारा तो करना पड़ेगा। कांधे चढ़ाकर मुँह बनाकर जैसे मजबूरी से एतराफ़ किया। देखा, आपने कह दिया। अनम रोहासी हो गई। सिर्फ वही बात थोड़ी ही थी, मैं ये सब भी सोचती थी आप परफेक्ट है और मैं। वो बोलती रहती कि मुस्तफ़ा ने संजीदा होकर टोक दिया। अनम ने झिलमिलाती आंखों से उसे देखा। अब बस, आगे कुछ मत कहना। कोई इंसान परफेक्ट नहीं अनु, और मैं तो बिल्कुल नहीं। मैं वो नहीं हूँ जिस समय तुम लोगों को दिखता हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी तुम नहीं जानती। मेरे अंदर भी शर पलता है, मेरे अंदर बहुत हैवानियत है। अनम लगातार उसे देखती जा रही थी। धीरे धीरे बोलता वो अपना आप उसके सामने खोल रहा था। मुस्तफ़ा ऐसा ही था, तह दर तह, ढेरों राज से सटा, और अनम के दिल में उस वक्त उस राज को पा लेने की जस्तजू जाग गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तुम भी परफेक्ट नहीं हो अनु, बल्कि इस दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। अच्छे पूरी तरह से अच्छे नहीं हो सकते, और बुरे सरापा बुराई नहीं। सबसे परफेक्ट सिर्फ ज़ाते इलाही है, या उसके बाद उसके भेजे हुए उसके हिदायत करान, और कोई नहीं। इंसान ख़ता का पुतला है। वो बोलता बोलता गहरी सांस लेकर रुका। अनम वैसे साकित उसके आगे बोलने के मुंतज़िर थी। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद मुझे यकीन है हम दोनों एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स का एहतराम करेंगे और भले लड़ेंगे। लड़ेंगे भी? अनम बेसाख्ता बोली और वह मुस्कुरा दी। ये लड़की उसे संजीदा नहीं रहने देती थी। ओके, प्यार वाली लड़ाई लड़ेंगे। अब ठीक, बट तुम तैयार तो हो जाओ। उसकी आंखों में जाहिर होती वो मानी खेजी अनम के पलके झट से गिर गई। चेहरा गुलाबी सा हो गया। कौन से कपड़े निकालूं? अपने हाथ छुड़ाकर तेजी से अलमारी की तरफ मुड़ते हुए घबरा कर पूछा। उसकी उंगलियों की लर्जिश मुस्तफ़ा से छुपी नहीं रही। जो तुम्हें पसंद था वो उसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होता बोलता हुआ शर्ट के बटन खोलने लगा। अनम लरसती उंगलियों से हैंगर इधर उधर करती उसके कपड़े निकाल रही थी। आसमानी शर्ट और कैवायरी पैंट वाला हैंगर खींचा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। ये आपके कपड़े। वो मुड़ी और फिर से उसने मुस्तफ़ा को शर्ट के बगैर देखकर जल्दी से कपड़े वाले हैंगर थमे हाथ ऊंचे करके उसकी आंखों के सामने कर दिए। ये पकड़े, मैं जा रही हूँ। मुस्तफ़ा ने आंखों के सामने एक हैंगर हटाकर अपने हाथों में लेकर उसकी तरफ उछाल दिया। अनम घबराकर पलटी और उससे पहले वो भागती उसके दोनों कलाई पकड़कर उसने खींचा था। अनम की पुश्त खींचती उसके सीने से टकरा गई। मुस्तफ़ा ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में जकड़कर कैंची की सूरत में उसके पेट पर कस दिया। तुम सबसे अलग हो अनु। तुम्हारी ये सांसें, तुम्हारी मशहूर कुन खुशबू मेरे पत्थर दिल को पिघला देती हैं। मैं नहीं रहता, बस तुम हो जाता हूँ। भारी आवाज़ कानों में घुली और लब फिसलते हुए अनम की गर्दन की नस नस पर फिरने लगी। प्लीज़ मुझे जाने दें। अनम उसकी सांसों से पिघलना नहीं चाहती थी। उसकी गिरफ्त में वो फड़फड़ाई और मुस्तफ़ा ने झटके से उसे सीधा करके उसकी गर्दन की पुश्त अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़कर उसका चेहरा ऊंचा कर दिया। तुम यज़दान को इन लबों से सैराब कर सकती हो और मुस्तफ़ा जाम से महरूम रह जाए, ये कैसे हो सकता है? अनम की आंखें फटी और लब खुल गई। वह झुका और उसने पूरी शिद्दत से उन खुले हुए लबों को होंठों में दबोचकर उन्हें कुछ कहने से पहले ही बंद कर दिया। अनम की आंखें अब भी खुली थी और वह शिद्दत से उन लबों की सुर्खी चुरा रहा था। आखिर कब तक उसकी शिद्दतों से अनम की आंखें बंद होती चली गईं। उंगलियां उसके शाने पर गड़ने लगीं। अपनी से करते हुए मुस्तफ़ा ने उसकी कमर जकड़ ली। अनम के पाँव फर्श से कुछ इंच ऊपर उठ गए।
तुम में जो नशा है वो नशा सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा को दीवाना बनाए रखेगा। अपनी शिद्दत उसके होंठों पर सुलगाकर उसने अनम को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। पाँव ने फिर से फर्श को छू लिया और अनम ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। शर्म भले ही हमलावर थी, मगर कुछ देर पहले वाली यज़दान वाली बात याद थी। और आपको सारी ज़िंदगी मुझे पागल ही बनाए रखना है, बहुत जलकर कहा और दौड़ते हुए कदमों से वो बाहर भागी थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आगे आगे देखो मिसेस, क्या क्या होता है आपके साथ। वो सोचकर मुस्कुराया और अपने आप को आईने में देखा। कंधे के पास बहुत हल्की सी सुर्खी उभरी थी। ये उसके नाखून की वजह से था। तुम्हें मालूम नहीं मुझे इंतकाम लेने की बुरी आदत है। सुर्ख निशान को देखते हुए वो मुस्कुराया, फिर सर झटक उसका मुंतखब किया हुआ ड्रेस उठाकर सीधे वॉशरूम में घुसा था। दिन अपने अंदर ढेरों राजों ने आस लिए। शहर के हर हिस्से को अलविदाई निगाहों से देखता अब ढलने लगा था। तलाई सूरज मशरिक से घूमता मगरिब के आंचल में जा छुपा और आसमान गहरे आबी रंग में तब्दील होकर तारीकी में ढल गया। एसपी गाजी के बंगले की सारी बत्तियां रोशन हो चुकी थीं। गाजी भी ड्यूटी पर से वापस आ चुका था और अपने रूम में फ्रेश होने के लिए बात ले रहा था। नीचे किचन में प्रिंस और शायान बिजी से नजर आ रहे थे। वो प्रिंस के लिए पिज़्ज़ा तैयार कर रही थी और वो उसकी छोटी मोटी मदद करता बहुत खुश था। आखिरकार पिज़्ज़ा तैयार हुआ और उसे माइक्रोवेव में रखकर दोनों ने हाथ छोड़कर एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा। मुश्किल सही, लेकिन दोनों ने कर दिखाया। तो सुनो, आपके इस रूम में रहने में इससे मैं कितना खुश हूँ। किचन काउंटर पर चढ़कर बैठते हुए प्रिंस बहुत खुश था। तेज़ी से बकिया काम निपटाते शायान ने सर उठाकर उसे देखा। जी मुझे मालूम है आप बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिंस खुश तो वो भी थी, मगर डर भी दिल में बैठा हुआ था और ये डर इस घर के मालिकन का था। बट वाई? प्रिंस ने प्लेट में रखा भुने हुए चिकन का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालते हुए अचंभे से शायान की तरफ देखा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तुम्हारी मम्मा को मालूम हुआ तो वह बहुत हंगामा करेंगी। निगाहें चुराकर कहा और काम तमाम करके वह हाथ धोकर दुपट्टे से पहुंचती उसके पास काउंटर से टेक लगाते हुए खड़ी हो गई। साथ ही नाखून से काउंटर खुरचना भी शुरू कर दिया। वो है कहाँ जो हंगामा करेंगी? प्रिंस ने उसकी हरकत देखी और फिर उनका हाथ अपने छोटे से हाथ में ले लिया। शायान ने ठंडी सांस भरकर प्रिंस को देखा। मम्मा की याद आ रही है। प्रिंस की आंखें उदास सी थी। बगैर कहे वो प्रिंस के दिल का हाल जान चाहते थे। हाँ, उसने भी इनकार नहीं किया। आप उन्हें कॉल करके बुला लेना। शायान ने हाथ बढ़ाकर उसका गाल प्यार से थपका। मैंने की थी उन्हें कॉल, लेकिन वो बोली वह तब तक नहीं आएंगी जब तक पापा आपको इस घर से नहीं निकाल देंगे। उसकी संजीदगी मगर दुख से कहने पर शायान बिल्कुल चुप सी हो गई। कितने ही पल दोनों ही कुछ बोल नहीं पाए थे। बड़ी खामोशी छाई हुई है। गाजी फ्रेश से उधर ही चलाया। दोनों को एकदम खामोश देखकर खुशखबारी से पूछा। दोनों ने ही गर्दन मोड़कर उसे देखा। शायान सीधी खड़ी हो गई थी। नहीं, बस हम आपका वेट कर रहे थे। प्रिंस मुस्कुराता हुआ किचन काउंटर से उतरकर बाप से जाकर लिपट गया। शायान तेजी से जाकर गाजी के लिए पकती हुई चाय निकालने चूल्हे के पास चली गई। प्रिंस को गोद में लेकर वो लाउंज में चला गया और वो जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें ट्रे में सेट करने लगी। ये तुमने बनाया कैसे? टेबल पर रखे खूब चीज़ी से पिज़्ज़ा को देखकर गाजी ने मुस्कुराहट दबाते हुए पिज़्ज़ा काटने की तैयारी करते शायान को देखा, नाक बंद करके। बेसाख्ता जवाब पर गाजी क्या? प्रिंस भी हंस पड़ा। इतना जुल्म करने की क्या ज़रूरत थी? वो बार बार शायान के चमकते चेहरे को देखता और मुश्किल से निगाह हटा पाता। दिल का दर्द अब बहुत तकलीफ देने लगा था। आज प्रिंस ने स्पोर्ट्स में फर्स्ट प्राइज़ जीता, तो इस खुशी में कितनी एनर्जी ज़ाया होगी इसकी, तो मैंने बना डाला। उधर वो गाजी के दिल की हालत से बेखबर खुशी खुशी बता रही थी। अब वो गाजी से बातें करने लगी थी। वजह बताते हुए पास बैठा पिज़्ज़ा प्लेट में निकालता प्रिंस का सर फ़ख्र से भी चूमा। इतनी कम उम्र में भी ममता उसमें कूट कूट कर भरी थी। वाह, प्रिंस तो चैंपियन बनने लगा है। गाजी ने फ़ौरन कप टेबल पर रखा और प्रिंस को हाथ बढ़ाकर अपने पास बिठा लिया। शायान मुस्कुराते हुए उनको देख रही थी। शायान ने कहा था कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान मत दें, खेलना कूदना भी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। प्रिंस गर्दन ताने बताते हुए बहुत खुश भी था। गाजी उसके बालों को 2 उंगलियों से संवारते हुए ध्यान से उसे सुन रहा था। पहली बार हिस्सा लिया और पहला प्राइज़ जीता है प्रिंस ने। शायान ऐसे खुश थी जैसे वो प्राइज़ उसे मिला। तब तो प्रिंस के लिए इनाम बनता है। मांगो, क्या मांगते हो? प्रिंस ने मुस्कुराते हुए अपने पापा को देखा। मैं जो मांगूंगा आप देंगे? वो कुछ संजीदा हुआ हाथ में पकड़ा पिज़्ज़ा का टुकड़ा प्लेट में रखा और प्लेट टेबल पर रखकर बाप को देखा। यस, आप बोलो। पलकों को खम देकर यकीन दिलाया। प्रिंस ने बाप को देखा, फिर शायान को। वो मुस्कुरा रही थी। आई नो कि आपने बोला है कि शायान इस घर में रहेंगी, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप शायान को कभी इस घर से जाने नहीं देंगे। मामा लाख प्रेशर डालें, लेकिन आप इन्हें जाने नहीं देंगे। अपनी मामा की बात जब जब याद आती थी वो बेचैन हुआ जा रहा था। बच्चा सही, मगर जिस तरह का वह समझदार बच्चा था, वह समझ सकता था कि उसकी मामा शायान को अब यहाँ रहने नहीं देगी। उसकी बात पर गाजी संजीदा हुआ और शायान बेयकीन से थी। अपने बाप से भी उसको ही मांग रहा था। प्रॉमिस शायान, मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो उसकी शादी भी तो होगी ना, तब उसे जाना ही पड़ेगा। अपने दिल में छुपे दर्द को दबाते हुए वो मुस्कुराते हुए प्रिंस को समझा रहा था। निगाहों ने चुपके से मासूम सूरत का तवाफ किया। वो सर झुकाए मेज़ की सतह पर नाखून रगड़ रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। ज़रूरी है कि वो शादी करें? प्रिंस ने ज़रा सा बुरा माना और गाजी दर्द को दबाते हुए ज़ख्मी से मुस्कुराया। बहुत, सबकी होती है। दर्द और बढ़ा, मगर वो हौसले से मुस्कुरा रहा था। ठीक है, तो आप कर लें शायान से शादी। वो एक फैसला करके मजबूती से बोला। शायान है क्या? गाजी का भी मुँह खुल गया। प्रिंस सख्ती से सरजनिश की।
पापा आपने प्रॉमिस किया और आपको शायान से शादी करनी हो। वो कतई तौर पर ना सुनने के मूड में नहीं था। काजी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाए। उधर शायान शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। मेरे फ्रेंड के पापा ने किया 2 शादी, उसका भाई भी है, मुझे उसका भाई अच्छा लगता है, वो सब फैमिली की तरह रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? फिर आप शायान को पसंद करते हैं, कहिए करते हैं नापसंद पापा। वो वाकई सबसे अलग बचा था। काजी अपने आप को बोलने के काबिल भी नहीं समझ पा रहा था और शायान शौक से उस छोटे बच्चे को देख रही थी। उस साल वो 9 साल का हो जाएगा और इतनी सी उम्र में ऐसी बातें उसे मालूम होता तो वो उससे इतना वाबस्तगी इख्तियार करेगा तो वो कभी उससे इतनी दोस्ती नहीं करती। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। वाह, बहुत खूब। तो काजी साहब की पसंदीदगी की खबर मेरे बच्चे को भी हो गई। नूर के जहन में डूबी आवाज़ क्या आई। उन तीनों ने ही चौंक कर उधर देखा। नूर आंखों में नफरत के शोले लिए खड़ी थी और उसके पीछे अपनी ठोड़ी 2 उंगलियों से सहलाता अहमद भी। काजी को नूर की बात से ज़्यादा अहमद की मौजूदगी ने गुस्सा दिलाया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी जगह पर से खड़े होते हुए वह अहमद को देखते हुए जैसा हो रहा है। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।